हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। हमने लास्ट वीडियो में पहले ही डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा है जूलॉजी का कोड BZYCT 133 कंपैरेटिव एनाटमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसका टाइटल है। लास्ट वीडियो में हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था और इसमें आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी थी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी पास होने के लिए। और जो प्रीवियस ईयर में अभी तक रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझा चुकी हूँ पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक्स। चिक्स जो हमारे चिकन होते हैं, जो हमारी मुर्गी होती है, मुर्गी के बच्चे जब होते हैं तो उसमें जो भी डेवलपमेंट लेयर होती हैं, जितनी भी टाइप की मेम्ब्रेन होती हैं जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है, तो जो भी मेम्ब्रेन डेवलप होती है उसका प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन किस किस प्रोसेस द्वारा डेवलप हो रही है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ गए होंगे क्या है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक्स। चिक्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कैसे डेवलप हो रही है, क्या प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका द डेवलपमेंटल ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक्स। पहले हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द चिक एम्ब्रियो। जो हमारा ये डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का प्रोसेस होता है वो इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रियो, चिक का जो एम्ब्रियो है उसको ग्रोथ और उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेवलप नहीं होंगी तो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो प्रॉपर ग्रोथ से डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है। द फर्स्ट मेम्ब्रेन टू डेवलप इन दी इज दी योसेक। जो सबसे पहले एक मेम्ब्रेन डेवलप होती है चिक के फॉर्मेशन के टाइम पे, तो वो कौन सी होती है? योगसेक। सबसे पहले होगी डेवलप योगसेक विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो। योगसेक का काम होता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे एम्ब्रियो के लिए। न्यूट्रिशन प्रदान करना योगसेक का काम है एम्ब्रियो तक। द योगसेक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोडर्म एंड सराउंड्स दी योगसेक। योगसेक एंडोडर्म द्वारा बनाया जाता है। एंडोडर्म एक इनर लेयर होती है, उसके फॉर्मेशन द्वारा ही योगसेक बनता है। एज द एम्ब्रियो ग्रो द योगसेक श्रिंक एंड इवेंचुअली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द चिक्स एंड एब्डोमेन। जैसे ही योगसेक बड़ा होने लगता है, मतलब जैसे ही एम्ब्रियो बड़ा होने लगता है, ग्रो करता रहता है एम्ब्रियो, तो जो योगसेक होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ के वो चिक्स के एब्डोमेन में चला जाता है। तो एम्ब्रियो का काम, एम्ब्रियो जैसे बड़ा होगा वैसे ही वो योगसेक श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और चिक के पेट में चला जाएगा। नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी? द नेक्स्ट एमनियन फॉर्म्स अराउंड द एम्ब्रियो। एमनियन एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो के अराउंड फॉर्म होती है, उसके अगल बगल में फॉर्म हो जाती है योगसेक के बाद। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग। ये क्या है? एक कुशन टाइप की मेम्ब्रेन बन जाती है कि कुशन लाइक फीलिंग देती है एम्ब्रियो को कि वो कुशन के ऊपर लेटा हुआ है और उसको प्रोटेक्शन भी देता है। द एमनियन इज क्रिएटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। जो एमनियन लेयर जो उसकी बन रही है, मेम्ब्रेन बन रही है, वो दो टाइप की लेयर से मिलके बन रही है जो कि है एक्टोडर्म और मीसोडर्म। एक्टोडर्म और मीसोडर्म जब मिलेंगी और उसको बनाएंगी वो मिलकर एमनियन मेम्ब्रेन। एंड कंटेन्स एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियन मेम्ब्रेन है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी होगा। एमनियोटिक फ्लूइड एक टाइप का फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो उसके अंदर पाया जाता है। दिस फ्लूइड हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक। जो एमनियोटिक फ्लूइड एमनियन लेयर में मिलता है वो क्या करता है? वो टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है कि एक जो सर्वाइवल टेम्परेचर है वो बना रहे चिक के लिए, और उसको शॉक से भी बचा के रखता है कि एम्ब्रियो को कोई शॉक ना लगे। द कॉरियन थर्ड मेम्ब्रेन है जो डेवलप होगी। द कॉरियन देन डेवलप अराउंड द एमनियन क्रिएटिंग द प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर डेवलप हो रही है वो है कॉरियन। कॉरियन एक मेम्ब्रेन है जो कि एमनियन लेयर के बाद डेवलप होगी, उसके ऊपर डेवलप होगी, और ये क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी और एक बैरियर बना के रखेगी जो एम्ब्रियो और बाहर के एनवायरमेंटल को अलग करके रखेगा। ठीक है।
The chorion is formed from the ectoderm and mesoderm and allows for the gas exchange between the embryo and outside of the environment. जो chorion है वो भी दो लेयर से मिलके बनी होती है, जो कि होती है ectoderm और mesoderm. mesoderm और ectoderm जब मिलेंगे तो chorion बनाएंगे, और chorion का काम क्या है कि वो उनको हेल्प करेगी कि गैस एक्सचेंज हो सके उनके बीच में. जो एम्ब्रियो है और बाहर का वर्ल्ड है उसके बीच में गैस एक्सचेंज भी ज़रूरी है, तो गैस एक्सचेंज के लिए हेल्प करती है ये, और ये उसको बचा के रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से भी. फाइनली लास्ट की जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? द एलेंटॉइस. एलेंटॉइस फॉर्म्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हिंडगट. हिंडगट के एक्सटेंशन के तौर पे एक एलेंटॉइस लेयर फॉर्म होती है. इट एक्ट एज अ स्टोरेज साइट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो हेल्प फॉर द गैस एक्सचेंज. जो एलेंटॉइस मेम्ब्रेन लास्ट में बन रही है वो एक स्टोरेज साइट की तरह काम करती है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट एम्ब्रियो से निकलेगा या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे होगा चिक फॉर्मेशन के टाइम पे, तो उसको स्टोर करेगी एलियोटिक मेम्ब्रेन, और गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करेगी. The allantois fuses with the chorion to form the chorion allantoic membrane. जब ये allantois membrane फ्यूज कर जाती है chorion membrane के साथ तो एक membrane बनाती है जिसको बोलते हैं chorion allantoic membrane, which is responsible for gas exchange during incubation. incubation के टाइम पे गैस एक्सचेंज में यही हेल्प करती है. ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी जो इनको ग्रोथ में और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है. अगर ये नहीं होगी तो उसको कोई कुशनिंग लाइक फील नहीं होगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और वो एम्ब्रियो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा. सो ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन द चिक इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये जो भी लेयर बन रही है वो पूरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारा. इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन. ये क्या इंश्योर कर रही है कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, प्रोटेक्शन मिल पाए, गैस एक्सचेंज हो पाए और प्रॉपर तरीके से एम्ब्रियो ग्रो कर पाए. ठीक है, तो ये पूरी आपका डेवलपमेंट प्रोसेस था. इसका मैंने डायग्राम भी बना के आपको दिखाया है. ठीक है, ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप इतना एक्सप्लेन कर देंगे आपको फुल एंड फाइनल मार्क्स मिल जाएंगे. बट आप चाहें आपको एक आध ठीक से नहीं आ रही समझ, नहीं आपको याद आ रही लाइन, तो आप डायग्राम बना सकते हैं. क्या है, आपको सबसे पहले एक एग बनाना है. बाहर का आपका एग है, एग की बाहर की आपकी लेयर जो आप दिखा देंगे. बाहर सबसे पहले शेल हो गया. ठीक है, शेल है. शेल के बाद अंदर की जो लेयर होगी एक इनर मेम्ब्रेन बना देंगे आप. इनर मेम्ब्रेन के बाद क्या है, जो ये सबसे बाहर की लेयर है ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, ब्लू कलर की लेयर कौन सी हो गई आपकी? कॉरियन. कॉरियन लेयर ब्लू कलर की है आपकी बाहर की. और फिर अंदर तो ये एम्ब्रियो आपको दिख ही रहा है, ये एम्ब्रियो है हमारा. और सबसे पहले जो फॉर्म हुई थी योक सैक, जो इसको न्यूट्रिशन देगी, ये योक सैक है जो एम्ब्रियोन से अटैच्ड है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेसेंटा अटैच रहता है, वैसे योक सैक इससे अटैच्ड है, ये इसको न्यूट्रिशन देगा. ठीक है, ये नेक्स्ट है, ये आपको दिख रही है येलो टाइप की, ये है एलेंटॉइस. और ये एल्ब्यूमिन है जो कि वाइट आप जब एग खाते होंगे, जो नॉन वेजिटेरियन होगा वो एल्ब्यूमिन है. ठीक है, ये एम्ब्रियो है हमारा. एमनियोटिक कैविटी विद दी एमनियोटिक फ्लूइड. ये क्या है, एमनियोटिक पूरी कैविटी है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भी भरा हुआ है, जिसके अंदर ये बेबी तैर रहा है. तो ये इसका डायग्राम है, ये आप बना सकते हैं. अगर आपको आंसर्स नहीं आए और ज़्यादा अगर मार्क्स का दिया है तो आप बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट द वेरियस स्टेप्स ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन. डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के जो भी डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है, आपको नोट करना है. एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको पहले जितने भी स्टेप्स इसके अंदर आते हैं जीन एक्सप्रेशन के अंदर, उनके स्टेप्स लिखने हैं, फिर उनमें से किसी एक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एग्जाम्पल को बताते हुए. तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आंसर देख लेते हैं. हेडिंग डालेंगे पहले आप, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन इट. स्टेप नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन. सबसे पहला स्टेप होगा ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन. ये आपको पहला स्टेप है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द डीएनए सीक्वेंस इज ट्रांसक्राइब इनटू द आरएनए. इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो डीएनए सीक्वेंस होगा वो ट्रांसक्राइब होगा और आरएनए में कन्वर्ट होगा.
डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हुआ सबसे पहले प्रोसेस में। द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द प्रमोटर रीजन ऑफ द डीएनए एंड आइदर एक्टिवेट और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। जो फिर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन के कुछ फैक्टर होते हैं जो कि बाइंड करेंगे इसके साथ और वो डिसाइड करेंगे कि वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा या बंद हो जाएगा, एक्टिवेट रहेगा या सप्रेस हो जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो डीएनए के साथ बाइंड करके आइदर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। नेक्स्ट है आपका आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए बना तो वो प्रोसेस भी करेगा। द न्यूली ट्रांसक्राइब्ड आरएनए अंडरगो वेरियस मॉडिफिकेशन लाइक स्प्लिसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। जब आरएनए बन गया तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो ट्रांसक्राइब होगा और उसकी डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन होगी। आरएनए को और अच्छे से मॉडिफाई किया जाएगा। मॉडिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस द्वारा। पहला प्रोसेस होगा स्प्लिसिंग, आरएनए को स्प्लिसिंग किया जाएगा। कैपिंग, काट पीट के उसकी कैपिंग की जाएगी, फिर उसको जोड़ दिया जाएगा, टेलिंग कर दी जाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप के 3 प्रोसेस आएंगे आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर। दीज मॉडिफिकेशन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, लोकलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन एफिशिएंसी ऑफ द आरएनए। ये जो डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन इसके अंदर हो रही हैं वो क्या दर्शाती हैं आरएनए के अंदर, कि वो कितना स्टेबल है, कितना लोकलाइज है और कितनी एफिशिएंसी है उसकी ट्रांसलेशन के लिए। तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गया आपका, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है एमआरएनए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होगा, एमआरएनए बन गया मॉडिफिकेशन के बाद तो ट्रांसपोर्ट भी होगा उसका। द प्रोसेस्ड एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। जो आपका एमआरएनए बना है वो ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। न्यूक्लियस में बना, डीएनए न्यूक्लियस में ही था, न्यूक्लियस में बना तो साइटोप्लाज्म तक इसको भेजा जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाकर ये ट्रांसलेट दोबारा होगा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के अंदर, फिर प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसक्राइब हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 आएगा फिर ट्रांसलेशन रेगुलेशन। ट्रांसलेशन रेगुलेशन में क्या होगा, हेयर डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंट्रोल द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द एमआरएनए। एमआरएनए में साइटोप्लाज्म में जाकर वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, फिर क्या होगा, मैकेनिज्म उसको कंट्रोल करेगा कि कितने टाइप के प्रोटीन्स वो बनाए, कितनी रेट से बनाए। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ट्रांसलेशन, रिप्रेशन, एमआरएनए डिग्रेडेशन एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन। ये इसके अंदर क्या होगा, किस रेट से प्रोटीन बनाना है, एमआरएनए डिग्रेड होगा या प्रोटीन डिग्रेड होगा, ये इसी के अंदर स्टेप नंबर 4 में आएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये आपके चारों स्टेप्स थे जो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करने थे, फिर एक एग्जाम्पल द्वारा आपको उसको समझाना है पूरा, कोई भी एक स्टेप। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इन एक्शन। एक्शन के तौर पे हम देख लेते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के अंदर क्या एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिफरेंट सेल डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप लाइक मसल सेल, नर्व सेल एंड ब्लड सेल। जब एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो एक सेल डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर बट जाता है। जैसे कि एक सेल बटेगा मसल सेल के अंदर या नर्व सेल के अंदर या एक ब्लड सेल के अंदर। तो एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर एक सेल डिफ्रेंशिएट हो रहा है। दिस डिफ्रेंशिएशन इज पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। जो ये एक सेल डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर बदल रहा है वो इसी डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन द्वारा ही बदल रहा है। तो ये सबसे पहला एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। ठीक है, इसी की वजह से हो रहा है ये। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर मसल सेल। सबसे पहले एक मसल सेल को ही ले लेते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर MYOD, myode and MYF5 activate the transcription of gene that are specific to muscle cell development। ये 2 टाइप के एक्टिवेटर हैं, जो फैक्टर हैं जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन के लिए हेल्प करेंगे और अफेक्ट करेंगे उसको मसल सेल के डेवलपमेंट के लिए। These gene produces प्रोटीन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मसल फाइबर। जो ये जीन है ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन्स को और जो आगे चल के मसल फाइबर को फॉर्मेशन करेगी। ऑन द अदर हैंड, नर्व सेल्स हैव डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड एक्टिवेट जीन स्पेसिफिक टू द नर्व डेवलपमेंट सेल। जैसे कि आपने मसल सेल का देखा, वैसे ही मसल सेल के लिए भी अपने अपने फैक्टर्स हैं, जीन हैं जो उनको अफेक्ट करेंगे और उनको बनाएंगे, डेवलप करेंगे आगे आगे उनको। वैसे ही नर्व सेल का भी सेम है। तो आप इसको इतना एक्सप्लेन भी नहीं करें तो यहाँ तक आप पहला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक सेल होता है, एक सेल से आगे आगे वो मसल सेल या नर्व सेल में
कन्वर्ट होते हैं जीन एक्सप्रेशन द्वारा ही, इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन दी सेल डेथ। सेल डेथ में ऑटोफेजी का क्या रोल है वो एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप लिखेंगे ऑटोफेजी क्या है और सेल डेथ में इसका क्या क्या रोल है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर देख लेते हैं इसका। ऑटोफेजी इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट अकर्स इन आवर सेल। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारी सेल के अंदर होता है। वेयर दे ब्रेक डाउन दी एंड रिसाइकिल डैमेज और अननेसेसरी कंपोनेंट। इनका काम क्या होता है, ये सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। इनका काम क्या होता है, जो भी डैमेज सेल होगा या जो भी अननेसेसरी कंपोनेंट हमारे सेल के अंदर पाए जा रहे हैं उनको ये ब्रेक डाउन करके रिसाइकिल कर देंगे, रिसाइकिल करके उनको नया बना देंगे, नए टाइप से उनको यूज़ किया जाएगा फिर। इट्स लाइक अ सेल्यूलर क्लीनिंग प्रोसेस दैट हेल्प्स मेंटेन द हेल्थ एंड फंक्शन ऑफ अवर सेल। ये एक सेल्यूलर क्लीनिंग प्रोसेस की तरह है कि उनको साफ़ सफाई करनी है, उनकी रिसाइकिल करके बढ़िया तरीके से उनको मेंटेन कर देंगे ताकि हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से हो सके, हम हेल्दी रह सकें। ठीक है। द ऑटोफेजी ऑल्सो प्लेज अ रोल इन दी सेल डेथ। पहले आपने ऑटोफेजी को एक्सप्लेन कर दिया और अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सेल डेथ में इसका क्या रोल है। When a cell is damaged beyond repair, it undergo a process called apoptosis. जब एक सेल डैमेज हो जाता है और उसको रिपेयर नहीं करा जा सकता तो वो एक प्रोसेस के अंदर जाता है जिसको बोलते हैं एप्टोसिस। एप्टोसिस का मतलब क्या है, विच इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ। एप्टोसिस का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम सेल डेथ हो, मतलब सेल अगर वो ठीक नहीं हो सकता, रिपेयर नहीं हो सकता तो उसको मार दिया जाए। ठीक है, मारने का प्रोसेस को ही बोलते हैं एप्टोसिस। Autophagy plays a crucial role in this process by removing the damaged component and recycling them for the energy. ऑटोफेजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस एप्टोसिस प्रोसेस में क्योंकि वो रिसाइकिल कर रही है, अगर रिसाइकिल नहीं होता तो उसको मार दिया जाएगा। However, when autophagy is inhibited, it can lead to the accumulation of damaged component and can eventually promote the cell survival इंस्टेड ऑफ सेल डेथ। अगर ऑटोफेजी इनहिबिट हो जाए, बंद हो जाए, ऑटोफेजी नहीं करे हमारे बॉडी में काम, तो क्या होगा कि जो डैमेज सेल होंगे वो बढ़ जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, और जो सेल डेथ होनी होगी, सेल डेथ ना होके सेल वो डैमेज सेल बढ़ते रहेंगे बॉडी के अंदर, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक इन सर्टेन डिसीज लाइक कैंसर वेयर सेल कैन बी evade apoptosis and continue to grow and divided uncontrolled। अगर ये एप्टोसिस नहीं रहा हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी द्वारा ये बंद हो जाता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि अगर कैंसर है, कैंसर के लिए अगर वो डैमेज सेल हैं जो बन रहे हैं, जो कैंसर क्रिएट कर रहे हैं, उसको मार देगा एप्टोसिस, ख़त्म कर देगा, और एप्टोसिस ही नहीं रहा तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रो होते रहेंगे कैंसरस सेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमें हेल्दी रखने के लिए। सो हाउ डू वी प्रमोट ऑटोफेजी। फिर हम प्रमोट कैसे करें ऑटोफेजी को जब इतना इंपॉर्टेंट है तो? वेल, देयर आर सेवरल वे इंक्लूडिंग फास्टिंग, एक्सरसाइज एंड सर्टेन डाइटरी इंटरवेंशंस। वैसे इतना एक्सप्लेन आपको नहीं करना था बट मैं आपको बता देती हूँ, जितना मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था इतना नहीं पूछा गया है कि कैसे प्रमोट करें और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट ये पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऑटोफेजी इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो कैसे कैसे इसको प्रमोट करें। ठीक है, क्या करेंगे? फास्टिंग, व्रत रखेंगे तो ऑटोफेजी काम करेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो भी, डाइटिशियन पूरी अच्छे से डाइटरी लेंगे, डाइट अच्छे से लेंगे तो भी हमारा ऑटोफेजी काम करेगा। स्टडीज हैव शोज दैट these intervention can increase autophagy and promote the cellular health। ये जो स्टडी दिखाती है कि अगर ये हम एक्सरसाइज करते हैं, फास्टिंग करते हैं या फिर अच्छे से डाइट लेते हैं तो ऑटोफेजी प्रमोट होगी और अच्छे से हेल्थ बनी रहेगी। इन कंक्लूजन, ऑटोफेजी इज एन एसेंशियल प्रोसेस इन आवर सेल्स एंड हेल्प मेंटेनिंग दी हेल्थ एंड फंक्शन। क्या है ये ऑटोफेजी? एक एसेंशियल प्रोसेस हो गया, आपने जान ही लिया कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये डैमेज सेल को ख़त्म कर रहा है और हमारी हेल्थ को प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। तो कंक्लूजन में भी यही लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट है और मेंटेन करके रखता है अपनी हेल्थ को और फंक्शनिंग को भी क्रिएट करके रखता है। एंड वाइल इट्स मे बी सीम काउंटर इंट्यूनेटिव एंड इट्स ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दिस सेल डेथ। ये
सेल डेथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है और उसका डायग्राम भी बनाना है, उसको वेल लेबल करना है। तो पैनक्रियाज क्या है? द पैनक्रियाज इज अ ग्रैंडुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द abdominal cavity and it is an essential part of our digestive system। पैनक्रियाज एक ग्रैंडुलर ऑर्गन है, ऑर्गेनल नहीं, ऑर्गन है। अब ये मैं एमएससी पढ़ा रही थी ना, तो ऑर्गेनल दिमाग में बटा हुआ है, ठीक है, रटा हुआ है। तो पैनक्रियाज क्या है? एक ग्रैंडुलर ऑर्गन है जो कि हमारी अब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेट रहता है। मतलब हमारी पेट की जो कैविटी है, अब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल होता है ज़्यादा। The pancreas is a long flattened gland that about 6 inches in the length and it's situated behind the stomach। Pancreas एक long flattened gland है जो लगभग 6 इंच की होती है, 6 इंच लेंथ होती है इसकी, और ये हमारी स्टमक के पीछे साइड में लोकेट होती है। इट डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। जो पैनक्रियाज है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। पहला होता है हेड, नेक्स्ट होता है बॉडी, तीसरा होता है टेल। 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, बॉडी एंड टेल। द हेड इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो हेड है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन रहेगा। एंड इज कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम हमारे स्टमक का एक पार्ट होता है, जो मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें देखो, ये है, ये पैनक्रियाज है, ये हमारा ड्यूडेनम है। ये आपको जो दिख रहा है ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम से अटैच्ड है पैनक्रियाज, जो कि 6 इंच तक का हो सकता है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ये टेल हो गई, टेल है ये आपका जो यहाँ अटैच्ड है ये हेड हो गया, और ये बीच की बॉडी हो गई। हेड सबसे पहले जो कनेक्ट है ये होगा ड्यूडेनम के साथ। ड्यूडेनम क्या है? एक टाइप का हमारा स्टमक के साथ अटैच्ड होता है एक पार्ट, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर, 1 मिनट। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और जो हेड है वो लोकेट है हमारा ड्यूडेनम के पास। ड्यूडेनम ये है आपका ड्यूडेनम। हेड जो आपका पैनक्रियाज का जो सबसे पहले हेड बन रहा है, ये आपका पैनक्रियाज है। ये जो हेड है ये ड्यूडेनम के साथ अटैच्ड है। ये बॉडी है, ये टेल है, राइट साइड के साइड है ये। विच इज़ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? आपका स्टमक का ही पार्ट है। स्टमक के अंदर सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ड्यूडेनम। द बॉडी ऑफ पैनक्रियाज एक्सटेंड्स फ्रॉम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो बॉडी है पैनक्रियाज की वो एक्सटेंड होगी, आगे को बढ़ेगी और लेफ्ट साइड को जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी। एंड द टेल इज लोकेटेड नियर द स्प्लीन। जो टेल है हमारा, टेल का हिस्सा, वो स्प्लीन के पास लोकेट होगा, या स्प्लीन भी होगी, स्प्लीन के पास लोकेट होगा। स्प्लीन भी एक टाइप का ऑर्गन है। ठीक है, ये देख लीजिए आप इसका डायग्राम, 1 मिनट, ये इसका डायग्राम है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ड्यूडेनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, हमारे स्टमक का हिस्सा है। ये आपका पैनक्रियाज जा रहा है, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का ये जो पार्ट है वो हेड है। बीच का पार्ट है जो बॉडी है, जो लेफ्ट साइड को इंडिकेट कर रहा है, और ये लास्ट में पैनक्रियाज की टेल है। और इसमें जो बीच में एक डक्ट जा रही है, बीच में जा रही है ये डक्ट, जो पत्ते टाइप का आपको दिख रहा है, ये है पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और ये ओपनिंग है, यहाँ से ओपनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। ये जो बाइल डक्ट है यहाँ तक ओपनिंग रहेगी ताकि बाइल उसमें से जा सके। ठीक है, ये बीच में यहाँ से लिवर रहेगा, गॉल ब्लैडर रहेगा, यहाँ से लिवर कनेक्ट रहेगा, और गॉल ब्लैडर में अंदर कनेक्ट रहेगा ये बाइल डक्ट। तो ये इसका डायग्राम है। आंसर देख लेते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, द पैनक्रियाज हैज़ 2 मेन फंक्शंस। पैनक्रियाज के 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। द एक्सोक्राइन फंक्शन प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट। जो एक्सोक्राइन का फंक्शन क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करे और ब्रेक डाउन करे कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि हम खाना खाएंगे वो डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर फॉर्म में। तो यही पैनक्रियाज को हेल्प करता है ताकि ये कुछ टाइप के एंजाइम्स को सिक्रीट करे और वो उसको ब्रेक डाउन करे कार्बोहाइड्रेट को।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन आवर फूड। फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन पाए जा रहे हैं उन सबको ब्रेक डाउन करेगा। These enzymes are secreted into small duct that merge together to form a main pancreatic duct। ये जो एंजाइम सिक्रीट होंगे वो एक स्मॉल डक्ट द्वारा सिक्रीट होंगे जो कि मर्ज हो जाएगी मेन डक्ट द्वारा, जो इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट then joins with the common bile duct from the liver and gallbladder to enter into the duodenum। जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट थी जो मैंने आपको दिखाई वो ज्वाइन करेगी कॉमन बाइल डक्ट से, और लिवर से और गॉल ब्लैडर से जो निकल रही है कॉमन बाइल डक्ट उससे अटैच होगी और एंटर करेगी ड्यूटेनम के अंदर। ये आपका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। द एंडोक्राइन प्रोड्यूसेस द हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन अवर बॉडी। एंडोक्राइन फंक्शन का क्या काम है? ये फंक्शन करता है, हार्मोनल फंक्शन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागन। इनका काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। दीज हार्मोन सिक्रीटेड बाय दी स्पेशलाइज सेल्स कॉल इसलेट्स। जो ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं इंसुलिन और ग्लूकागन, ये एक स्पेशल सेल्स द्वारा होते हैं जिसको बोलते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दैट आर स्कैटर्ड थ्रू आउट दी पेनक्रियाज। जो ये सेल्स होते हैं वो पूरे पेनक्रियाज के अंदर स्कैटर्ड रहते हैं, फैले रहते हैं, जिसको बोलते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन्हीं के द्वारा ही ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। कौन से हार्मोन? इंसुलिन और ग्लूकागन, जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है। इंसुलिन हेल्प लोअर द ब्लड शुगर लेवल बाय अलाउइंग सेल टू अब्सॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, वाइल ग्लूकागन रेज द ब्लड शुगर लेवल बाय स्टिमुलेटिंग लिवर टू रिलीज द स्टोर्ड ग्लूकोज। सॉरी, क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कम करता है, ठीक है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनके अंदर इंसुलिन ही नहीं बनती है, तभी तो वो कम नहीं हो पाता है, तभी तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से लेते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा एक्सेस लेवल में मतलब शुगर हो रही है, ज़्यादा हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये सब ले लिया है, तो उसको कम करना। तो ये क्या करता है? जो भी ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी शुगर लेवल को कम कर देता है। और ग्लूकागन का काम होता है दूसरा, कि जब हम फास्टिंग में हैं, हमारे पास खाना नहीं है, तो हमें ग्लूकोज नहीं बन रहा बॉडी में, जो स्टोर्ड ग्लूकोज होगा उसको बढ़ाएगी, उसके लेवल को बढ़ाएगी, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो भी बढ़ जाए। तो ग्लूकागन का काम होता है शुगर लेवल को इंक्रीज करना, शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम होता है ग्लूकागन, ठीक है। और इंसुलिन का काम होता है कम करना। डायबिटीज़ पेशेंट से आप याद रखिएगा कि वो डायबिटीज़ का इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं क्योंकि उनकी शुगर लेवल बढ़ गई है, तो इंसुलिन का काम है उसको कम करना, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हों और आपको हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लास्ट क्वेश्चन तक हम पढ़ा देंगे, समझा देंगे, और ये आप लर्न कर लीजिएगा। और अगर ये रिपीट हों तो आप प्लीज़ एक बार आके दोबारा कमेंट करके जाइएगा कि आपके बताए हुए क्वेश्चन मैम आए थे, आपको हेल्प मिली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।